So yesterday we started talking about a very interesting chapter, that is force and laws of motion. We started talking about the force first of all. What is force? Force is a push or a pull. It is a vector quantity. It is either away from our body and or it is towards our body. अभी हम फोर्स को कैलकुलेट करने की बात नहीं कर रहे, इसलिए इसकी यूनिट की बात भी नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम फोर्स को वैसे ही देख रहे हैं जैसे आप 8th क्लास में देखा करते थे। छोटी क्लासेस में जैसा आपने फोर्स को समझा या आपने डेली एक्सपीरियंस से आप जैसा फोर्स को समझते हो, अभी हम सिर्फ वही बात कर रहे हैं, नथिंग एल्स। ठीक, तो जब हम फोर्स की बात कर रहे थे तो हमने कहा कि फोर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, या तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा या तो वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। हाँ, ये एप्लीकेशन बेस पर हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को टच करना पड़ता है फॉर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फॉर अप्लाइंग फोर्स, द काइंड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय यू इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि एक मस्कुलर फोर्स है, वी पुश समथिंग, कल हमने एग्जांपल्स देखे थे। हाँ, पुशिंग और पुलिंग, physically pulling or pushing anything by actually coming in contact with that object is actually the contact force. Force of friction is also an example of contact force, because the two surfaces जिनके बीच में force of friction is applied, उन दोनों का आपस में contact में आना ज़रूरी है। If they are not in direct contact, the interlocking between the unevenness of the two surfaces will not take place, and friction जो है वो तो इस इंटरलॉकिंग की वजह से ही होता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की जब हम बात करते हैं तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हमने 3 एग्जांपल्स लिए थे। एक तो मैग्नेटिक फोर्स, जो कि मैग्नेट्स लगाते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे या दूसरे मैग्नेट्स पे। दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे लगाता है यूनिवर्सली। और तीसरा फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो डिफरेंट चार्जेस या चार्ज सरफेसेस एक दूसरे पर लगाते हैं। ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस वो जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आए हैं। एक बात तो उनकी हो गई। दूसरी बात जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा रेलेवेंट है फ्रॉम दिस, जो कि हम अब पढ़ने जा रहे हैं, उसके लिए उसको हम बोलते हैं कि फोर्सेस का बैलेंस्ड होना या अनबैलेंस्ड होना। 2 forces of same magnitude applied on the same object but in opposite direction are balanced forces. एक ऑब्जेक्ट पर 2 फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के लग रहे हैं एक ही ऑब्जेक्ट पे, और दोनों का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर है, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एंड देयर विल बी नो विजिबल मोशन इन दी ऑब्जेक्ट, देयर विल बी नो विजिबल चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से यानी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो वो उसी स्पीड से चलता रहेगा, हाँ, अनटिल अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाया ना जाए। तो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाने के लिए हमको बैलेंस फोर्सेस को अनबैलेंस करना पड़ेगा। 2 फोर्सेस शुड नॉट बी ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। अगर 2 फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट पर 2 ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है दूसरे का कम है, तो द ऑब्जेक्ट विल, अगर वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, रुका हुआ है, एक जगह पे रखा हुआ है, तो इट विल स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स। हाँ, मैं इधर से एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूँ, दूसरी तरफ से दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूँ, ये फोर्स इस वाले फोर्स से अगर ज़्यादा है मैग्नीट्यूड में तो ये इस तरफ मूव करेगा। हाँ, तो द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स, ग्रेटर फोर्स। ये बात हमने कल सीखी थी। ठीक है, अब आज हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ना शुरू करेंगे। लॉज ऑफ मोशन में ही फोर्स के बारे में हमको और जानकारियाँ मिलेंगी, और फिर हम न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे चीज़ें कन्वर्ट होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहले बिल्कुल सिंपल बात समझो कि जो लॉज ऑफ मोशन है, देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन, और ये तीनों जो लॉज ऑफ मोशन हैं ये सर इज़ैक न्यूटन ने दिए थे। तो जो इज़ैक न्यूटन ने जब हमको लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताया था बारी बारी से, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, तो उन सब के पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड था बेसिकली। तो जो फर्स्ट लॉ है, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, इनर्शिया क्या होता है ये भी अभी हम बात करेंगे, उसका एक बैकग्राउंड है। एक साइंटिस्ट
जिनका नाम आपने बिल्कुल अच्छे से सुना हुआ होगा, गैलीलियो गैलीली। तो जो गैलीलियो थे उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। हाँ, ही वॉज एन इटालियन। वो इटली में बहुत तरह तरह के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि उन्होंने पीसा टावर से अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट्स को गिरा करके ये शो किया कि चाहे कितना भी मास हो, ज़्यादा हो चाहे कम हो, किसी पर्टिकुलर हाइट से जब दो ऑब्जेक्ट्स को गिराया जाता है तो वो सेम टाइम पर नीचे पहुंचते हैं। तो गैलीलियो वॉज वेरी एक्चुअली बहुत तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किया करते थे। वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड एक्सपेरिमेंट किया करते थे और उनका फोकस एक्चुअली मोशन के ऊपर ही था। तो उन्होंने एक बड़ा पॉपुलर एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन्स। आपकी बुक में भी इसका थोड़ा सा जिक्र है, एक अलग से कॉलम है, हम वो अलग से कॉलम जब आपकी बुक देखेंगे तब अपन उसको भी देख लेंगे और तब मैं आपको ये बात याद दिलाऊंगा कि हम उस समय ये बात कर रहे थे। अभी हम उस एक्सपेरिमेंट को एक वीडियो के थ्रू देखते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन्स कहलाता है गैलीलियो का, जिसमें उन्होंने जो बातें बताई, जो कंक्लूज़न उन्होंने लिए, वो कंक्लूज़न की वजह से न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आया। मतलब न्यूटन ने गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से ये आइडिया लिया कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वॉट एवर इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो देखो ये एक्सपेरिमेंट क्या है, इसको हम देखते हैं। उन्होंने क्या करा, इंक्लाइंड का मतलब ऐसा प्लेन जो कि किसी एंगल के साथ, ग्राउंड के साथ या सरफेस के साथ किसी एंगल पे रखा हो, ऐसे प्लेन को इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं। ये अगर ये कुछ एंगल है समझो, अब आप समझो ये प्लेन है, सरफेस है ये, तो इसके साथ ये जो एंगल है ये बताता है कि कितना इंक्लाइंड है। ये एंगल अगर बड़ा हो जाएगा तो हम कहते हैं कि इसका इंक्लिनेशन फ्रॉम द ग्राउंड बढ़ गया है, फ्रॉम द सरफेस बढ़ गया है। और अगर इसका इंक्लिनेशन कम कर दिया जाए तो ये एंगल थीटा जो है ये कम हो जाता है। तो ये जो एंगल अगर छोटा होता है तो स्लोप कम होता है, ये एंगल अगर बड़ा होता है तो स्लोप ज़्यादा होता है ना। तो इंक्लाइंड प्लेन में बेसिकली स्लोप होता है, और जो प्लेन इंक्लाइंड नहीं होता वहाँ पे ये एंगल जो है बिटवीन द इंक्लिनेशन एंड द सरफेस वो ज़ीरो हो जाता है। हाँ, तो ऐसी कंडीशन में इस चीज़ को अगर ऐसे रख दिया जाए तो देयर विल बी ज़ीरो स्लोप, नो स्लोप, है ना। तो इंक्लाइंड प्लेन वर्ड यूज़ किया जा रहा है, उसका मतलब समझ लो। हाँ, वी आर कॉलिंग इट इंक्लाइंड प्लेन। देयर आर टू इंक्लाइंड प्लेन्स ही टुक, एक ये और एक ये। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट बड़ा सिंपल किया। एक तरफ से एक बॉल को गिराया और देखा कि वो कितनी दूर तक जाती है। बस बिल्कुल सिंपल सा। आपका खुद का भी एक्सपीरियंस होगा कि ऊपर से नीचे जाने के बाद में थोड़ी दूर तक कोई बॉल जो है वो चलती रहती है जब वो किसी इंक्लाइंड प्लेन पे उतरे। तो इसे देखें हम कि क्या होता है। हाँ, इंक्लाइंड प्लेन एक्सपेरिमेंट में उन्होंने, गैलीलियो ने एक्चुअली क्या किया कि जब उन्होंने बॉल को गिराया तो बॉल कहाँ तक गई। हाँ, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? दिस हाइट एंड दिस हाइट ये दोनों बराबर हैं। ये दोनों हाइट्स बराबर हैं। जितनी हाइट से हमने इसको छोड़ा है वो उधर उतनी ही हाइट तक जाता है। फिर वापस नीचे आ जाएगा, लेकिन वो इधर भी उतनी हाइट तक जाएगा जितनी हाइट तक वो वहाँ गया है। तो हम कह रहे हैं कि दिस हाइट इज इक्वल टू दिस हाइट, ये दोनों हाइट्स बराबर हैं। ये सीखने को मिला। तो गैलीलियो को क्या आइडिया आया कि चलो इसका इंक्लिनेशन कम करके देखते हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा कम अभी तो क्या हो रहा है कि समझो हमारा ये पॉइंट जहाँ से हमने इसे छोड़ा, ये ग्राउंड की इस पॉइंट से बिल्कुल ऊपर सीध में है। तो जहाँ तक वो गया है वो भी ग्राउंड से उतनी ही सीध में होगा, इसीलिए तो ये h और ये h बराबर है।
तो इसके बाद इस बात को आप ध्यान रखना। अब उन्होंने क्या करा कि इसकी जो इंक्लिनेशन है वो थोड़ी सी कम, मतलब इसका जो स्लोप है इस वाले का, इसको तो ऐसे ही रखे रहने दिया, और इस वाले का स्लोप जो है वो थोड़ा सा कम कर दिया। हाँ, इसको थोड़ा सा स्लोप थोड़ा सा बढ़ा दिया, मतलब कि हाँ स्लोप कम कर दिया। कहने का मतलब कि अब वो इंक्लिनेशन जो है वो चेंज हो गया है। हाँ, वो अब भी उतनी ही हाइट तक जा रहा है और उतनी ही हाइट तक जाने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। पहले इतनी हाइट तक पहुंचने के लिए, जहाँ से इसको छोड़ा था, इतनी हाइट तक पहुंचने के लिए उसको शायद यहीं तक चलना पड़ रहा हो, क्योंकि ये इंक्लिनेशन ऐसा था। हाँ, इंक्लाइंड प्लेन जो है उसका इंक्लिनेशन अब बदल दिया गया, पहले स्लोप ज़्यादा था, अभी स्लोप कम कर दिया गया, तो उसको अब ज़्यादा दूर तक जाना पड़ रहा है। हाँ, इसका मतलब चाहे कितना भी आप इंक्लिनेशन कर लो, इसे और थोड़ा झुका देंगे तो वो और दूर तक जाएगा, लेकिन वो उस हाइट तक ज़रूर पहुंचेगा जिस हाइट से उसको छोड़ा गया था। तो गैलीलियो को क्या आइडिया आया, बड़ा मज़ेदार। हाँ, उन्होंने कहा कि अपन अगर ऐसा है कि इसको नीचे 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 करते जाएंगे तो ये ज़्यादा दूर जाता रहता है, इस हाइट तक पहुंचने की कोशिश करता है, तो अपन क्यों ना इस इंक्लाइंड प्लेन को ऐसे लेटा दें। मतलब अपन इसका स्लोप ही ख़त्म कर दें, इसे फ्लैट कर दें। तो जब हम किसी भी हाइट से बॉल को छोड़ेंगे तो वो तो चलती ही रहेगी उस हाइट तक पहुंचने के लिए। जब तक वो उस हाइट तक पहुंच नहीं जाती तब तक उसे रुकना ही नहीं चाहिए, है ना। और जब वो चलती ही रहेगी अगर लगातार, अगर आपने उसका स्लोप ज़ीरो कर दिया है तो फिर वो कभी भी उस हाइट तक पहुंचेगी नहीं और वो हमेशा चलती रहेगी। गैलीलियो ने ये बात बोली। हाँ, तो ये सिचुएशन, मतलब ये उनकी सोच थी कि अगर हम इसको गिरा दें और ये बॉल जाए तो फिर ये जाती रहेगी, फिर ये कभी रुकेगी नहीं। तो इंक्लाइंड प्लेन्स, अब एक बात ये और है कि अगर हम इसको H1 और H, ये दोनों हाइट अलग अलग कर दें, एक ऐसी चीज़ कर दें, तो क्या होगा कि ये ज़्यादा हाइट से गिर रही है तो ये यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेगी इस जगह तक, और ऐसे कंडीशन में ये उछल के उधर चली जाएगी। हाँ, देखें कैसे कि अगर इस बॉल को भी हम गिरा दें तो ये कैसे जाएगा, उधर जंप कर जाएगा। ठीक है, ये गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट थे। गैलीलियो ने एक चीज़ और नोटिस करी, बड़ी इम्पॉर्टेंट, कि अगर स्लोप डाउनवर्ड्स है तो स्पीड इंक्रीज होती है और स्लोप अपवर्ड्स है तो स्पीड डिक्रीज होती है, यानी ऊपर से नीचे लुढ़कता हुआ आएगा। अब ये चीज़ तो हमें भी पता है, हम अगर किसी ढलान पे दौड़ रहे हैं तो आसानी से दौड़ लेते हैं, और ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो हमको मेहनत लगती है, तो हम धीरे चलते हैं थोड़ा, है ना। बिना किसी एफर्ट के अगर हम साइकिल चला रहे हैं किसी स्लोप पे डाउनवर्ड्स, तो डाउनवर्ड्स में अपने आप ही स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, और ऊपर चलते हैं तो स्पीड डिक्रीज हो जाती है। ऐसी कंडीशन में अगर इसका कंक्लूज़न उन्होंने ये निकाला कि अगर हम फ्लैट सरफेस कर दें, हाँ, यानी कि देयर इज़ अ कंडीशन ऑफ नो स्लोप कर दें अगर हम, हाँ, तो इफ़ देयर इज़ नो स्लोप देन देयर विल बी नो चेंज इन स्पीड। हाँ, यानी ऑब्जेक्ट लगातार उसी स्पीड से चलता रहेगा, ये बॉल उसी स्पीड से लुढ़कती रहेगी, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है। हाँ, ये कंडीशन हम सभी जानते हैं, हमने अगर प्रैक्टिकल लाइफ में अपने देखा है क्या, कि जो अगर कोई ऑब्जेक्ट, समझो कि कोई बॉल है, वो ग्राउंड पे चल रही है, तो ऐसा होता नहीं है चाहे कितनी भी फ्लैट सरफेस हो, आपने उसको किक कर दिया
अब वो चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, थोड़े टाइम बाद रुकेगी। क्यों? क्योंकि आपका जो सरफेस जिस पर वो बॉल चल रही थी, हाँ, उस पर जिस ग्राउंड पे वो रोल कर रही थी, उस पर एक रोलिंग फ्रिक्शन उस पर लग रहा था और उस वजह से वो धीरे 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 करके रुकी जाती है। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही है कि ऐसा नहीं होता कि कोई ऑब्जेक्ट चलता ही रहे, कभी ना रुके। कंडीशन है, गैलीलियो ने कहा कि नहीं चलती रहेगी, लेकिन कंडीशन क्या है, ये बात हमको न्यूटन ने समझाई। न्यूटन ने कहा कि देखो, ये बात जो गैलीलियो जी कह रहे हैं बात तो ठीक है, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट इस तरह से चल रहा है और सरफेस उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रहा है, कैसा भी फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, कोई सा भी फ्रिक्शन अगर लगा रहा है, ड्रैग लगा रहा है, हवा से फ्रिक्शन लग रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स की वजह से इसकी स्पीड जो है वो धीरे धीरे कम होगी। प्रैक्टिकल बात है कि नहीं? अगर सामने से फोर्स लग रहा है, चाहे वो हवा लगा रही है ड्रैग, या वो कोई स्विम कर रहा है पानी में, पानी ड्रैग लगा रहा है, फ्लूइड फ्रिक्शन कल हम बात कर रहे थे, सरफेस पर वो रोल कर रहा है और सरफेस उसके ऊपर एक रोलिंग फ्रिक्शन लगा रहा है, या स्लाइड कर रहा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रहा है, व्हाटएवर, अगर फ्रिक्शन लग रहा है किसी भी तरह से, तो स्पीड कांस्टेंट नहीं रह सकती, स्पीड लगातार कम होती चली जाएगी और अल्टीमेटली ये ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। अगर हमको इस ऑब्जेक्ट को उसी स्पीड से चलाना है तो फिर हमको एक फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन लगाना पड़ेगा। ये हमारा अप्लाइड फोर्स होगा। और अगर ये इस पर लगने वाले फ्रिक्शन के बराबर होगा तो ये दोनों बैलेंस्ड फोर्सेस हो जाएंगे। कल हमने बात की थी, बैलेंस फोर्सेस क्या हैं? एक ही ऑब्जेक्ट पर लगने वाले दो फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली ऑपोजिट इन डायरेक्शन। और जब फोर्सेस बैलेंस्ड होते हैं तो स्टेट ऑफ मोशन सेम रहती है, चेंज नहीं होती। यानी अगर ये चल रहा है तो चलता ही रहेगा। हाँ, अगर ये बॉल चल रही है, गैलीलियो ने कहा कि अगर हम इस स्लोप को ख़त्म कर दें तो चलता रहेगा। न्यूटन ने कहा कि नहीं, अगर या तो आप फ्रिक्शन हटा दो, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस होती, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा होता इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वो चलती रहती। आइडियल कंडीशन है ये, प्रैक्टिकल लाइफ में तो पॉसिबल नहीं है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से चलाना है तो उस पर उतना फोर्स अप्लाई होना चाहिए उस समय जितना उस पर फ्रिक्शन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, सो दैट बोथ द फोर्सेस, अप्लाइड फोर्स एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, balance each other, and this pair of balanced forces will never change the state of motion of this ball. तो कोई बॉल अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलती रहेगी अगर उस पर लगने वाले फोर्सेस बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। आ रही है बात आपको समझ में? साथ में दूसरा एग्जांपल ले लें कि अगर कोई बॉल अपनी जगह पर रुकी हुई है, हाँ, इट इज एट रेस्ट, द बॉल इज एट रेस्ट मतलब स्टेशनरी पोजीशन है, इट इज नॉट मूविंग, तो ये मूव तब तक नहीं करेगी जब तक आप इस पर कोई फोर्स नहीं लगा देते। क्योंकि अगर आपने इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया तो हम ये मान लेते हैं कि इस पर अगर कोई फोर्स, हल्का सा फोर्स लग रहा है, समझो हवा चल रही है, आप एग्जांपल ले लो किसी फुटबॉल का ही, आपने ग्राउंड में फुटबॉल रखी हुई है, धीरे धीरे हवा चल रही है, वो हवा भी कोई फोर्स लगा रही होगी उस पर, है ना? हवा हमारे ऊपर भी फोर्स लगाती है, लेकिन जब तक हवा बहुत तेज़ ना हो हमें वो फोर्स महसूस नहीं होता। इसी तरह बॉल को भी नहीं होता, वो बॉल भी अपनी जगह पड़ी रहेगी, समझो हवा चल रही है। तो ये एयर इस पर फोर्स लगा रही है इस बॉल पर, समझो इस डायरेक्शन में, तो एट द सेम टाइम बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगने लग जाएगा जो हमेशा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन लगता है या इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स लगता है। इस फोर्स को हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं।
स्टैटिक फ्रिक्शन आपने 8th क्लास में पढ़ा है। इसका मतलब द फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी इज स्टैटिक और स्टेशनरी, जब बॉडी रुका हुआ है, इट इज नॉट मूविंग, उसके मूव करने से पहले भी एक फ्रिक्शन, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में लगता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि आप कितना फोर्स लगाओगे सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग। एयर उतना फोर्स नहीं लगा रही कि इस बॉल के मास के हिसाब से उसको हिला दे। यहाँ पे इस बॉल की जगह थोड़ी सी डस्ट होती तो एयर उसको तो उड़ा देती, हाँ, लेकिन इस बॉल को क्यों नहीं हिला पा रही एयर? क्योंकि एयर बहुत तेज ब्लो नहीं कर रही, हाँ, बहुत ज़्यादा विंड नहीं है, और मास बॉल का इतना है कि इस फोर्स का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। This force is at this time balanced by static friction, यानी this force is equal to this force at this point of time. When this ball will start moving, कब चलेगी ये बॉल? ये बॉल तब चलेगी जब आप इस पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, जिसे हम अप्लाइड फोर्स कहते हैं, हमने अप्लाई किया तो हमने उसको अप्लाइड फोर्स कह दिया। When the applied force is greater than the static friction, जब इधर लगने वाले फोर्स से ज़्यादा फोर्स ये हो जाएगा, then it will start moving। अब इस फोर्स को हम बैलेंस फोर्स कह सकते हैं क्या? अब ये एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स है जो आपने इस पर लगाया है, जिसने स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर दिया है। In our previous example also, this ball is moving with a constant speed because the applied force and the force of friction are balanced to each other. They are balanced with each other. So if we want to increase the speed, of this ball, what will happen? What we will have to do? हमको अप्लाइड फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अप्लाइड फोर्स बढ़ा दिया मतलब अभी जो रोलिंग फ्रिक्शन इस पे लग रहा है उससे ज़्यादा कर लिया, तो अब ये बैलेंस नहीं रहा, अब ये अनबैलेंस्ड हो गया। अब स्पीड बढ़ने लगी, नाउ द स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। ऑब्जेक्ट अब एक्सेलरेट कर रहा है, अब ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। जब तक ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था हम इसको यूनिफॉर्म मोशन कह सकते थे। याद करो चैप्टर मोशन, है ना, इसीलिए कह रहा था मैं मोशन ध्यान से पढ़ लो। उन सब लोगों को प्रॉब्लम आई होगी इस स्टेटमेंट को समझने में जिन्होंने मोशन ध्यान से नहीं पढ़ा, जिन्होंने कुछ लिख के नहीं भेजा, जिन्होंने न्यूमेरिकल्स नहीं करे। खैर, हम उनकी बात अभी नहीं करेंगे। अनबैलेंस फोर्स हो गया तो स्पीड में चेंज आया। जब तक फोर्स बैलेंस था ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, जब अनबैलेंस फोर्स आया तब रुका हुआ ऑब्जेक्ट चलने लगा। अगर इस यूनिफॉर्मली मूविंग बॉल की स्पीड कम करनी है तो अप्लाइड फोर्स को कम कर दो, फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा, ये धीरे धीरे रुकने लगेगी। या अप्लाइड फोर्स जितना है उतना ही रहने दो, पीछे एडिशनल फोर्स लगा दो जिसको हम ब्रेक्स बोलते हैं। हाँ, किसी कार में ब्रेक लग जाते हैं तो क्या होता है, वो या तो रुक जाती है या तो रुकने लगती है, उसकी स्पीड तो कम हो जाती है ना, इसीलिए तो ब्रेक लगाते हैं कि स्पीड कम हो जाए। इन बोथ दीज एग्जाम्पल्स आप ध्यान से सोचो, व्हाट इज कॉमन? इन दोनों एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल में बॉल स्टेशनरी है, एट रेस्ट है, रुकी हुई है, और दूसरे एग्जाम्पल में बॉल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। उसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज तब होता है, सिमिलैरिटी बता रहा हूँ दोनों कंडीशन में जो हमने अभी अभी ऑब्जर्व करी, क्या कि द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग व्हेन an external unbalanced force was applied on it. Similarly, the ball which was moving with a constant velocity
speeds up or just slows down when an external unbalanced force is applied on it. अब ये बात तो हम जब फोर्सेस के बैलेंस्ड वर्सेस अनबैलेंस्ड कंपैरिजन कर रहे थे तब भी हमने कहा था कि इफ वी वांट टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू अप्लाई एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स. बैलेंस फोर्स स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर सकता कभी भी, और यही एक्सप्लेनेशन न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में दी. न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. हाँ, इसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, हाँ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया क्या होता है वो मैं अभी बताता हूं आपको. हाँ, यहां तक आपको बात समझ में जो आई है वही न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है. क्या कहता है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट remains at rest, or an object in motion keeps moving with the same velocity until some external unbalanced force is applied on it. हाँ, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा until unless some external unbalanced force is applied on it. कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा. जब उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करोगे तो वो चलने लगेगा. कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब उसकी स्पीड बिल्कुल चेंज नहीं हो रही, एग्जैक्टली 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो वो 50 किलोमीटर पर आवर से ही चलता रहेगा जब तक या तो आप एक्सेलरेटर वाला पेडल ना दबा दें या तो आप ब्रेक्स ना दबा दें. ब्रेक दबाओगे तो स्पीड कम हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर से, और एक्सेलरेटर दबाओगे तो बढ़ जाएगी. एंड व्हाई वी आर सेइंग, ये बात तो समझ में आ गई ना, बिल्कुल सिंपल बात है, ये तो हमें भी पता है. बॉल लुढ़क रही है ग्राउंड पे, वो चलती रहेगी. अगर उस पर ग्राउंड की घास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई ना करें, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, द ऑब्जेक्ट विल कीप ऑन मूविंग कॉन्स्टेंटली, बिकॉज उस पर अप्लाइड फोर्स तो कुछ है लेकिन पीछे लगने वाला फोर्स जो उसे रोकेगा, उसकी स्पीड कम करेगा, वो है ही नहीं. आइडियल कंडीशन में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ये हमको सिखाता है कि विच टाइप ऑफ फोर्स क्रिएट्स मोशन. हाँ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम इनर्शिया लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, वो हमें सिखाता है कि किस तरह का फोर्स है जो कि मोशन क्रिएट करता है और किस तरह का फोर्स मोशन क्रिएट नहीं कर सकता कभी भी. हाँ, यानी केवल एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स वो फोर्स है जिसकी बात हम इस चैप्टर में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में कर रहे हैं. वो किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है. यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो वो उसे चला सकता है, अगर चल रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ा सकता है, घटा सकता है, या उसे रोक सकता है, या फिर वो जब किसी सर्टेन डायरेक्शन में चल रहा है तो वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है.
तो मोशन को अल्टर करने के लिए, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को चेंज करने के लिए जो फोर्स लगता है वो फोर्स ही एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स है। और इस चैप्टर में जब भी हम फोर्स बोलेंगे तो हम एक्चुअली अनबैलेंस फोर्स की ही बात करेंगे। जो फॉर्मूला लिखेंगे वो भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स का ही फॉर्मूला लिखेंगे। हाँ, यानी देयर शुड बी सम चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन दिस एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड। अगर ऑब्जेक्ट रुका ही है तो इसका मतलब उस पर लगने वाला एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जीरो है, और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो इसका मतलब उस पर लगने वाला एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जीरो है। हाँ, तो कुछ लोग पूछते हैं, जो बड़े मासूम होते हैं, वो क्या पूछते हैं कि सर अगर कोई कार चल रही है तो आपने ये क्यों कहा कि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि ये तो चल रही है, फिर चल कैसे रही है? फिर इंजन क्या कर रहा है? इंजन फोर्स ही तो लगा रहा है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये कन्फ्यूज़न बाद में ना आए, अभी समझ लो। कार चल रही है, फोर्स लगा रहा है इंजन, वो अप्लाइड फोर्स है, लेकिन उतना ही फोर्स लगा रहा है जितना कि फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है सरफेस की तरफ से, टायर्स के ऊपर, व्हील्स के ऊपर। तो अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर रहेंगे तो फिर ये फोर्स एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं है। हमने ये कभी नहीं कहा कि फोर्स नहीं है, हमने कहा एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं है। और न्यूटन ने कहा कि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं होगा तो कोई ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलता रहेगा। हाँ, यही कहा ना, कोई ऑब्जेक्ट रुका है तो वो रुका ही रहेगा, और कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलता रहेगा until unless some external unbalanced force is applied on it. If this force is not an external unbalanced force, if it is a balanced force, it is equal to the force of friction applied by the surface, then it cannot change the state of motion of the object. कार उसी स्पीड से, बॉल उसी स्पीड से चलती रहेगी। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। अब अपन बात करते हैं इनर्शिया की, कि हम इसे लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कह रहे हैं। तो ये समझो पहले बच्चों कि इनर्शिया का मतलब क्या। हाँ, इनर्शिया क्या है? इनर्शिया कैन बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। हाँ, क्या कह रहे हैं हम? इनर्शिया इज the tendency of the object, tendency of the object to oppose, क्या oppose? a change। किसका change? either in its state of rest or state of motion। क्या मतलब हुआ? मतलब न्यूटन कहते हैं कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो जिस तरह से, जिस स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में है वो उसमें ही रहना चाहेगा। अगर आप कोई फोर्स लगाओगे तो वो उस चेंज को अपोज करता है। Inertia is the tendency of the object to oppose a change in its state of rest or state of motion। तो ये inertia जो होता है, this is actually represented by the mass of the object, और mass is the net content of the object। जितना मटेरियल से मिलकर के वो ऑब्जेक्ट बना है वो उसका नेट कंटेंट हुआ, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू मास। मास को हम m से डिनोट करते हैं और इसका ऐसा यूनिट kg, दैट इज किलोग्राम होता है। तो अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं आपको इनर्शिया का मतलब समझा दूं मोशन के कंटेक्स्ट में। इफ वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, this is object A, this is object B, mass of object A is 10 kg and mass of object B is 2 kg।
तो वी से दैट मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी। ठीक है, मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी। वी कैन से दैट inertia of A is greater than inertia of B, क्योंकि मास ही इनर्शिया है। हाँ, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मास, और मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स इट्स इनर्शिया। तो जो मास है वही इनर्शिया है। अगर मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा है, अगर मास कम है तो इनर्शिया कम है। अगर इनर्शिया ज़्यादा है तो इस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी टू अपोज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन इज ग्रेटर देन दिस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का अपनी पोजीशन को चेंज करने को अपोज करने की टेंडेंसी इसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है। जाहिर है, आप अगर एक हैवी ऑब्जेक्ट को धक्का देते हो आपको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ती है। अब 10 kg और 2 kg से शायद आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। आप सोचते हो मैं 10 kg को भी हटा दूंगा और 2 kg को भी फेंक दूंगा उठा के, तो मैं तो महाशक्तिमान हूँ। हाँ, लेकिन अगर मैं इसे 10 kg के बजाय समझो 1000 kg कर दूं तो आपको दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आएगा। 1000 kg को हिलाने में जोर आएगा बेटा, वो नहीं हिलेगा। इमेजिन करो आपके घर के बाहर एक ट्रक खड़ा हुआ है और आपके पापा ने कहा हटा दे इसको, गाड़ी निकालनी है। तब धक्का देके हटा दोगे क्या उसको? वो हिलेगा भी नहीं आपसे, है ना? नहीं हिलेगा ना। क्यों नहीं हिलेगा? पापा ने पूछा क्यों नहीं हिल रहा तेरे से? आप क्या बोलोगे? कि पापा भारी है। भारी है मतलब उसका मास ज़्यादा है। मास ज़्यादा है मतलब उसका इनर्शिया ज़्यादा है। इनर्शिया ज़्यादा है मतलब वो ज़्यादा अपोज कर रहा है टू एनी एफर्ट इन चेंजिंग इट्स पोजीशन। उसका जो स्टेट ऑफ रेस्ट है आप उसको चेंज करने जा रहे हो, वो कह रहा है नहीं मैं नहीं जा रहा। ट्रक बोल रहा है मैं तो नहीं हिल रहा, हिला ले, और आपसे वो हिल नहीं रहा। आप इतना फोर्स नहीं लगा पा रहे कि उसके इनर्शिया को ओवरकम कर लो। तो फिर हम इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कह रहे हैं? हाँ, लॉ ऑफ इनर्शिया हम इसको इसलिए कह रहे हैं बच्चों क्योंकि ये लॉ कहता है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा until unless some external unbalanced force is applied on it। जब एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स की हम बात करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए, अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो तो उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया उसके मास के अकॉर्डिंग होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत भारी नहीं है तो उस पर एक मैनेजेबल फोर्स लगा करके उसको हम हिला देते हैं। जैसे आपकी फुटबॉल ग्राउंड पे पड़ी हुई है, आप एक किक मारते हो वो दूर चली जाती है, तो आपको इतना एफर्ट नहीं करना पड़ा उसको हिलाने के लिए। आपने बड़ी आसानी से एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अरेंज कर लिया, हाँ, जिसने उसको मूव कर दिया। उसका स्टेट ऑफ रेस्ट को आपने स्टेट ऑफ मोशन में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अगर इसी तरह का कोई ट्रक हो, कोई बहुत हैवी रॉक है आपके ग्राउंड में पड़ी हुई है, आपसे हिल भी नहीं रही वो, तो इसका मतलब वो तब तक रुकी रहेगी जब तक आप कोई बहुत भारी चीज़, कोई बुलडोजर टाइप की चीज़ लेके नहीं आ जाओगे। जब तक उसको हिलाने के लिए जो रिक्वायर्ड एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अरेंज नहीं कर दिया जाता तब तक वो हिलेगा नहीं। यानी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर आप लगा पाओगे या नहीं लगा पाओगे। आप एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, वो आप अरेंज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। इट इंटायरली डिपेंड्स अपॉन द इनर्शिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक छोटा सा बर्ड का फेदर है, फूंक मारोगे उड़ जाएगा। उसका मास बहुत कम था तो उसका इनर्शिया बहुत कम है। हवा चलती है तो धूल उड़ने लगती है रास्तों पे, हाँ, हवा चलती है तो धूल उड़ती है ना, डस्ट जो है वो हवा में उड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स का मास बहुत कम है, मतलब इनर्शिया बहुत कम है, मतलब टेंडेंसी टू अपोज
अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट बहुत कम है, तो वो मोशन में आ जाती हैं हवा चलती। लेकिन बड़े बड़े पत्थर जो पड़े रहते हैं सड़क के किनारे वो तो नहीं हिलते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि हवा चली वो पत्थर भी उड़ गए, नहीं होता ऐसा, है ना। तभी होता है ऐसा कि कोई भारी चीज़ उड़ गई जब बहुत तेज आंधी तूफान आ जाए, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो तब तक रेस्ट पर रहेगा, न्यूटन ने बोला, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए। और इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको रोकना भी उतना ही मुश्किल है अगर वो बहुत भारी है। तो एक छोटा सा बच्चा भागा भागा जा रहा है, आप उसको पकड़ लेते हो, कहाँ जा रहा है, इधर आ, नाम बता, है ना, मज़े ले रहे हो आप उसके। छोटा सा बच्चा 2 से 3 साल का, है ना, नाम जब मज़े लेने खेलने लगते हो उसके साथ। हाँ, अब एक 100 kg वेट का बंदा भागा भागा आ रहा है, उसको भी पकड़ लोगे क्या ऐसे ही? टकरा के चले जाओगे आप उसके साथ ही, है ना, चिपक जाओगे उसके साथ ही। साइकिल आ रही है, हैंडल पकड़ के रोक दोगे आप उसको। ट्रक आ रहा है, ट्रक को भी रोक लो ऐसे पकड़ के, रोक सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं है। आप जानते हो ये सब बात, प्रैक्टिकल लाइफ से पता है आपको। हालांकि आपने कभी ट्रक रोकने की ऐसे कोशिश की नहीं होगी, करना भी मत, रुकेगा भी नहीं, है ना। लेकिन हमें ये बात समझ में आ गई कि अगर ऑब्जेक्ट हैवी है तो आप, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो आप ना तो उसकी स्पीड कम कर सकते हो आसानी से, ना तो उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो आसानी से। हाँ, उसके लिए एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अरेंज करना चैलेंजिंग होगा, उसे अपनी जगह से हिलाना भी मुश्किल होगा। तो उसे चलते हुए से रोकना या चलते हुए से और तेज करना या चलते हुए की डायरेक्शन चेंज करना, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। हाँ, साइकिल ऐसे ही मुड़ जाती है, लेकिन एक ट्रक को मोड़ना हो तो स्टीयरिंग घुमाने में ताकत लगती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इनर्शिया कैन बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट to oppose a change in its state of rest or state of motion. हाँ, और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ which was based upon the experiment performed by Galileo Galilei, जिनके बारे में हम कल थोड़ी बात करेंगे कि गैलीलियो ने क्या क्या काम किए। आप अपनी NCERT में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने क्या क्या काम किए। आपकी बुक में गैलीलियो के बारे में कुछ लिखा हुआ है, गैलीलियो के बारे में जानकारियां हैं इसमें। ये गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन्स है, जो हमने आज बात की है वो बात यहाँ पर आपकी बुक में भी है। आपको आज ये पूरा पढ़ना है। गैलीलियो के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी है यहाँ पे, ये भी पढ़ो। कल हम इसके बारे में भी बात करेंगे। और उसके बाद कल हम क्या बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट the various types of inertia, inertia of motion, inertia of rest and inertia of direction, और डे टू डे लाइफ से मिलने वाले बड़े मज़ेदार एग्जाम्पल्स, हाँ, जो हमें डे टू डे लाइफ में मिलते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारी मज़ेदार बातें होती हैं जो आप सोचोगे तो आपको पता चलेगा हाँ यार ये तो वाकई होती है, और आपको एग्जाम्पल्स की तरह से उनको याद कर लेना है, एग्ज़ाम में वही पूछा जाएगा। तो वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस आस्क्ड इन एग्जाम्स फ्रॉम दिस सेक्शन। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। वीडियो को 2 बार देख लो। NCERT का इतना सेक्शन, हाँ, जो आपके पेज नंबर 116 तक लिखा हुआ है, इंक्लाइंड प्लेन का एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको अच्छे से पढ़ लो। बाकी बातें हम कल करते हैं। थैंक यू।